Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, in the previous lecture, we have discussed about the introduction, their physical properties, okay, method of preparation. Now, I am on to the chemical reaction. Today, we will discuss about the chemical reaction. Very important part, okay, and today we will end up this chapter also. ठीक है children? सबसे पहले हम बात करेंगे हेलो एल्केन्स की, और हेलो एल्केन्स के बाद फिर हम डिस्कस करेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एरेन्स. ठीक है ना? तो बच्चों देखो, हेलो एल्केन्स की जो रिएक्शन है इसको हम लोग 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं. एक आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन है, सेकंड इज एलिमिनेशन रिएक्शन, एंड थर्ड इज व्हाट रिएक्शन विद द मेटल्स. शुरू के दो बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसमें फ्रीडल कार्फ रिएक्शन है, वुड्स फ्रीडेक एंड वुड्स रिएक्शन भी आएंगी. ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है. उसके बाद से SN1 रिएक्शन, SN2 रिएक्शन भी हम लोग इसमें देखेंगे. पहला है आपका न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन. इसमें क्या होता है, इस टाइप की रिएक्शन में जो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, इसमें एक न्यूक्लियोफाइल होता है जो हेलो एल्केन से क्या करता है, ये यानी जो हेलो एल्केन क्या है, यहाँ सबस्ट्रेट है. ठीक है, तो एक न्यूक्लियोफाइल एक हेलो एल्केन से क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, है ना. उसके पास क्या होगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होगा कार्बन एटम पे, जो बॉन्डेड होगा किसके साथ, एक हेलोजन के साथ. यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी. ठीक है, और जो हेलोजन एटम होगा यानी जो लिविंग ग्रुप है वो आपके हैलाइड आयन से क्या हो जाएगा, डिपार्ट हो जाएगा. Since this substitution reaction is initiated by a nucleophile and that's why we call it what? A nucleophilic substitution reaction. Simple it is. आप देख सकते हो यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल है. ठीक है, और यहाँ पे कार्बन हेलोजन यहाँ पे कंपाउंड दिया हुआ है. ठीक है, एक पे पॉजिटिव एक नेगेटिव है. जब ये रिएक्शन होगी तो आप यहाँ से क्या होगा, हैलाइड ग्रुप यानी लीव कर जाएगा, और ये न्यूक्लियोफाइल जो है आपके इससे क्या हो जाएगा, एडअप हो जाएगा. इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट यूजफुल क्लासेस ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शन ऑफ एल्काइल हैलाइड्स, जिसमें आपका हेलोजन जो है वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम से बॉन्डेड होता है. ये चीज़ इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. ठीक है, यहाँ पे आपको देख सकते हो, यहाँ पे कुछ मेन प्रोडक्ट और सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट्स यहाँ पे दिए गए हैं. रीजन्स हैं, न्यूक्लियोफाइल है, और क्या क्या प्रोडक्ट बनेगा और क्या यहाँ पे आपका मेन प्रोडक्ट बनने वाला है. ठीक है, कुछ ग्रुप्स हैं जैसे साइनाइड्स और नाइट्राइड्स, इनके पास 2 न्यूक्लियोफाइल सेंटर रोड्स हैं, जिस यानी ऐसे ग्रुप्स, ठीक है, जिनके पास 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर्स होते हैं उनको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं. समझ में आया, क्या बोलेंगे उनको, एम्बिडेंट. एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स क्या होते हैं, ऐसे ग्रुप जिनके पास क्या होता है, 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होते हैं. एक्चुअली जो साइनाइड ग्रुप और नाइट्राइड ग्रुप इसका एक एग्जांपल है. देखो साइनाइड ग्रुप में क्या होता है, ये हाइब्रिड है 2 कॉन्ट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर्स का. ठीक है, और ये एक्ट करते हैं एज ए न्यूक्लियोफाइड इन 2 डिफरेंट वेज. कैसे कैसे आप देख सकते हो, यहाँ पे एक साइनाइड कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, दूसरे में नाइट्रोजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज. ठीक है, यहाँ डबल बॉन्ड है, बीच में क्या है, ये रेजोनेटिक स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल रहा है. नाउ दैट इज द लिंकिंग थ्रू द कार्बन एटम रिजल्टिंग इन द वॉल एल्काइल साइनाइड्स, एंड थ्रू नाइट्रोजन एटम इट लेड टू व्हाट, आइसोसाइनाइड. तो यहाँ एक जो है एल्काइल साइनाइड है, दूसरा क्या आइसोसाइनाइड है. तो यहाँ पे 2 आपको न्यूक्लियोफिलिक सेंटर देखने को मिल जाएंगे. इसी प्रकार से नाइट्राइट आयन जो होता है ये भी क्या होता है, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है. क्यों, क्योंकि इसमें भी 2 डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं लिंकेज के, आप देख सकते हो यहाँ पे, है ना. तो जो लिंकेज थ्रू ऑक्सीजन, ये रिजल्ट क्या करेगा, आपका एल्काइल नाइट्राइड बनाएगा, और जो नाइट्रोजन एटम के थ्रू करेंगे तो ये नाइट्रो एल्केन बनाएगा. तो यहाँ पे 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है. तो 2 न्यूक्लियोफिलिक सेंटर होने की वजह से क्या होता है बच्चों, इसको हम लोग एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल होता है. ये पूछ सकता है, 1 नंबर में आपसे क्वेश्चन ही पूछा जा सकता है. ठीक है, अब आते हैं मैकेनिज्म. देखो ये जो रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है, ये 2 डिफरेंट मैकेनिज्म्स इसमें आपको प्रोसीड करने को मिलेंगे. पहला है आपका SN2 रिएक्शन, यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर, है ना. इसमें देखो क्या होता है, इसमें जो रिएक्शन होती है, सपोज दैट रिएक्शन बिटवीन द CH3Cl और हाइड्रोक्साइड आयन, है ना. ये आपको पता है. सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक का मतलब होता है कि जो रेट होगा ऑफ रिएक्शन, यानी द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ बोथ द रिएक्टेंट्स. यानी अगर दोनों रिएक्टेंट्स, है ना, दोनों रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे अगर रेट डिपेंड कर रहा है तो वो क्या होगी, आपकी सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक होगी, है ना. और जो SN2 रिएक्शन है यानी सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर रिएक्शन जो है, ठीक है, ये जो मैकेनिज्म है ये आपका सेकेंड ऑर्डर काइनेटिक है. इसमें क्या होता है, इसमें जो रेट होगा वो दोनों रिएक्टेंट्स के कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा. ठीक है ना, ओके. अब देखिए जो आपकी बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, इसमें होता क्या है, जो इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल है
यानी जो न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ये इंटरेक्ट करेगा पहले एल्काइल हैलाइड से। एल्काइल हैलाइड से जब रिएक्ट करेगा, इससे क्या होगा, आपका जो कार्बन हैलाइड का बॉन्ड है वो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ब्रेक होगा, और एक नया कार्बन ऑक्सीजन कार्बन और OH बॉन्ड का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। ये जो दोनों प्रोसेस है ये साथ साथ होंगे, यानी साइमल्टेनियसली होंगे, सिंगल स्टेप में। यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होता, ये चीज़ ध्यान रखना, ठीक है ना। और जैसे जैसे ये रिएक्शन प्रोग्रेस होगी ना, क्या होगा, जो बॉन्ड होगा बिटवीन द न्यूक्लियोफाइल एंड द कार्बन एटम, इट इज स्टार्ट फॉर्मिंग, और जो बॉन्ड होगा बिटवीन कार्बन एटम और लिविंग ग्रुप वो धीरे धीरे वीक होना शुरू हो जाएगा। और जैसे जैसे ये होगा, क्या होगा, जो कन्फिग्रेशन होगा कार्बन एटम, है ना, वो क्या हो जाएगा आपका, इट अटैक्स द इनवर्ट्स इन विच द सेम, ये क्या करेगा, ये इन्वर्टली अटैक करेगा जैसे, और ये इस तरीके होगा जैसे अम्ब्रेला होता है विच टर्न इनसाइड आउट व्हेन वी कॉट इन स्ट्रॉन्ग विंड। जब हम स्ट्रॉन्ग विंड में आ जाते हैं तो क्या होता है, हम अम्ब्रेला को इनसाइड आउट, ठीक है, क्या करते हैं, उसको पकड़ लेते हैं टाइटली। तो इसी प्रकार से आपका जो लिविंग ग्रुप है ये भी धीरे से धीरे पुश वे हो जाएगा, है ना, और ये जो प्रोसेस होगा ये आपका इन्वर्जन इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल से, ठीक है, और आउटगोइंग लिविंग ग्रुप जो होगा सच स्ट्रक्चर इस अनस्टेबल होता है और इसको हम लोग आइसोलेट नहीं कर सकते। सॉरी। दिस इज बिकॉज, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो कार्बन एटम होता है ट्रांजिशन स्टेट में, है ना, ये साइमल्टेनियसली 5 एटम से क्या हो जाता है, बॉन्ड हो जाता है, और ये बहुत स्टेबल होता है, क्योंकि कार्बन 5 जो है स्ट्रक्चर से बॉन्ड नहीं हो सकता, है ना, इसलिए ये अनस्टेबल होता है। सिंस द रिएक्शन रिक्वायर द अप्रोच ऑफ न्यूक्लियोफाइल, है ना, टू द कार्बन बियरिंग द लिविंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ बल्कि जो सब्स्टिट्यूएंट होता है नियर कार्बन एटम हैव ए ड्रामेटिक इनहिबिटिंग इफेक्ट, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या होता है, ऑफ द सिंपली अल्काइल जो हैलाइड होते हैं, मिथाइल हैलाइड्स होते हैं, दे रिएक्ट मोस्ट रेपिडली इन SN2 रिएक्शन। क्यों, क्योंकि वहाँ पे सिर्फ 3 स्मॉल हाइड्रोजन आइटम होते हैं, जबकि टर्शरी हैलाइड्स में क्या होता है, वो बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव होता है, क्योंकि यहाँ पे बल्कि ग्रुप्स होते हैं, जो क्या करता है, जो न्यूक्लियोफाइल जो अप्रोच करता है उसको हिंडर कर देते हैं, उसको डिस्ट्रैक्ट कर देते हैं। इसलिए जो रिएक्टिविटी है ऑर्डर की SN2 रिएक्शंस के, वो ध्यान रखना, सबसे ज़्यादा प्राइमरी हैलाइड में होती है, उससे कम सेकेंडरी हैलाइड में, और सबसे कम किस में होती है, टर्शरी हैलाइड में, है ना, वो हिंड्रेंस होता है बल्कि ग्रुप की वजह से। और बात करते हैं SN1 रिएक्शन की। बच्चों जो SN1 रिएक्शन है ये जनरली कैरिड आउट इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट्स, ठीक है, जैसे वाटर हो गया, अल्कोहल हो गया, एसिटिक एसिड हो गया, इसमें जो रिएक्शन होती है टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड और हाइड्रोक्साइड आयन में, ठीक है, ये क्या देगा, ये आपको टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल देगा, है ना। और ये ध्यान रखना, SN1 रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। इसका मतलब ये कि इसका जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो डिपेंड करेगा सिर्फ और सिर्फ किस पे, एक रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन, और वो कौन सा होगा, टर्शरी ब्यूटाइल ब्रोमाइड, आप यहाँ पे देख सकते हैं। धीरे धीरे क्लीवेज होगा और ये एक कार्बोकैटायन और ब्रोमाइड आयन का प्रोडक्शन देगा। एक कार्बोकैटायन बनेगा और एक ब्रोमाइड आयन बनेगा। जो कार्बोकैटायन होगा, ठीक है, वो अटैक्ड किया जाएगा किसके द्वारा, न्यूक्लियोफाइल के द्वारा सेकेंड स्टेप में, और आपकी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है। जो स्टेप 1 होता है ये स्लोएस्ट होता है और रिवर्सिबल होता है, ध्यान रखना। स्टेप 1 स्लोएस्ट होगा, रिवर्सिबल होगा, और इसमें कार्बन और ब्रोमीन का बॉन्ड क्या ब्रेकेज आपको दिखाया जाएगा, है ना, जिससे एनर्जी क्या होगी, ऑब्टेन्ड होगी, है ना। और जो एनर्जी का ऑप्टेशन होता है ये किसके द्वारा होता है, हैलाइड आयन का सेल्फ सॉल्वेशन के द्वारा होता है ना। सिंस द रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड अपॉन द स्लोएस्ट स्टेप, तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा इट डिपेंड ओनली ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ व्हाट, एल्काइल हैलाइड, एंड नॉट ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड। ध्यान रखना, क्यों, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, स्लोएस्ट स्टेप पे, स्लोएस्ट स्टेप पे, इसलिए जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ डिपेंड करेगा कंसंट्रेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड पे, और ये कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड पे डिपेंड नहीं करेगा। फर्दर जो ग्रेटर द स्टेबिलिटी, यानी कार्बोकैटायन की जितनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी, है ना, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ व्हाट, फॉर्मेशन ऑफ एल्काइल हैलाइड, एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, क्या, ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, ग्रेटर विल बी इट्स ईज ऑफ फॉर्मेशन फ्रॉम एल्काइल हैलाइड, एंड फास्टर विल बी द रेट ऑफ रिएक्शन। इन केस ऑफ एल्काइल हैलाइड, जो टर्शरी एल्काइल हैलाइड होते हैं, ठीक है ना, they undergoes SN1 reaction very fast because the stability of 3 कार्बोकैटायन, क्योंकि इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। तो हम इस तरीके से ऑर्डर ऑफ रिएक्टिव सम अप कर सकते हैं SN1 और SN2 के लिए। आप देख सकते हो SN2 के लिए क्या है, टर्शरी हैलाइड सबसे ज़्यादा, फिर उससे कम सेकेंडरी हैलाइड,
टर्शियरी हैलाइड, फिर सेकेंडरी हैलाइड और फिर प्राइमरी हैलाइड। SN1 के लिए जस्ट क्या है, उल्टा है। प्राइमरी, ठीक है। अगर एलाइलिक और बेंजाइलिक हैलाइड्स की बात करें, दे शो हाई रिएक्टिविटी टुवर्ड्स व्हाट SN1 रिएक्शन। जो कार्बोकैटायन होते हैं, ये जो फॉर्मेशन होता है, दे गेट स्टेबलाइज थ्रू रेजोनेंस, और इस तरीके से आपको स्ट्रक्चर आप देख रहे होते हैं। इनका जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, RI का सबसे ज़्यादा, फिर RBR का, फिर RCR और सबसे कम RF का होता है, ठीक है। अब आते हैं स्टीरियोकेमिकल एस्पेक्ट ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। आपको पता है जो SN2 रिएक्शन है, ठीक है, इट प्रोसीड विद अ कंप्लीट स्टीरियोकेमिकल इन्वर्जन। इसके लिए हमें कुछ यहाँ पे पॉइंट्स जानने पड़ेंगे, कुछ यहाँ पे कुछ आपको क्या चीज़ देखने को मिलेंगी, कुछ यहाँ पे नोटेशन है, कुछ स्टीरियोकेमिकल प्रिंसिपल्स है, कुछ कंसेप्ट्स हैं, ठीक है। उसको जानने के लिए आपको कुछ यहाँ पे कीवर्ड्स जानने पड़ेंगे। पहला आपका ऑप्टिकली एक्टिव या, ठीक है, प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है। देखो बच्चों, पूछ लेता कभी शॉर्ट नोट में, एक आध नंबर में ये पूछ सकता है आपसे, ठीक है। कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं, ठीक है ना, सर्टेन कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट, है ना। प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, विच इज प्रोड्यूस बाय पासिंग ऑर्डिनरी लाइट थ्रू द निकोल प्रिज्म। जब हम किसी ऑर्डिनरी लाइट को निकोल प्रिज्म के थ्रू पास करते हैं तो उसको हम लोग प्लेन पोलराइज लाइट बोलते हैं, ठीक है। तो कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जो प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर देते हैं जब वो पास होगा उनके सॉल्यूशंस के थ्रू, ठीक है। और ऐसे कंपाउंड्स को हम लोग ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड्स बोलते हैं। और एक चीज़ आपको बता दूं, द एंगल बाय विच द प्लेन पोलराइज लाइट इज रोटेटेड, दैट इज मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड व्हाट, पोलरीमीटर, ठीक है। और आपको पता है, इफ ये इंपॉर्टेंट, ध्यान देना, इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है बच्चों, कि इफ द कंपाउंड रोटेट द प्लेन पोलराइज लाइट टू द राइट, अगर आपका कंपाउंड प्लेन पोलराइज लाइट को राइट साइड में क्या करता है, रोटेट करता है, तो इसका मतलब होता है वो क्या है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन है। से पहले लगा करके इसको शो करते हैं। अगर आपकी जो लाइट है, अगर वो लेफ्ट साइड में यानी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होती है, तो इस टाइप का जो कंपाउंड होगा, इट इज सेड टू बी व्हाट, लीवो रोटेटरी, है ना। और द आई फॉर्म, ठीक है ना, एल फॉर्म, और इसको नेगेटिव साइड डिग्री ऑफ रोटेशन से पहले करके बता सकते हैं। तो इस टाइप का जो प्लस और माइनस आइसोमर होते हैं इस कंपाउंड के, उनको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमर्स बोलते हैं। और ये जो फेनोमेना है इसको हम लोग ऑप्टिकल आइसोमरिज्म बोलते हैं, ठीक है। ये समझ में आया, ऑप्टिकली एक्टिव, प्लेन पोलराइज लाइट, और डेक्स्ट्रो रोटेटरी और लीवो रोटेटरी, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है मॉलिकुलर एसिमेट्रिक और चिरैलिटी या एंडेंशियोमर्स क्या होते हैं। देखो, कुछ ऑब्जर्वेशन लुइस पास्चर ने किए थे 1848 में, ठीक है, कि जो क्रिस्टल होते हैं कुछ कंपाउंड्स के, दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ मिरर इमेजेस, है ना। एंड ही डेमोन्स्ट्रेटेड द एक्वा सॉल्यूशन ऑफ बोथ टाइप्स ऑफ क्रिस्टल विच शो द ऑप्टिकल रोटेशन, दे आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, ठीक है, बट दे आर ऑपोजिट इन डायरेक्शन, ठीक है। उनका मानना यह था कि ये डिफरेंस है ऑप्टिकल एक्टिविटी में, इट इज एसोसिएटेड विद द 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ व्हाट, एटम, यानी कॉन्फ़िगरेशन पे डिपेंड करता है। फिर बाद में वॉन्टॉफ और सीली बेल आए, ठीक है। उन्होंने इंडिपेंडेंटली ये आर्गू किया, उन्होंने बताया कि जो स्पेशल अरेंजमेंट है 4 ग्रुप्स का किसी भी सेंट्रल कार्बन एटम, वो टेट्राहेड्रल है, और सारे के सारे सब्स्टिट्यूएंट अगर अटैच होते हैं कार्बन, अगर डिफरेंट है, तो इस टाइप के कार्बन को हम लोग एसिमेट्रिकल कार्बन बोलते हैं या स्टीरियो सेंटर बोलते हैं। यानी कार्बन के 4 वैलेंसी है और चारों पे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स लगे हुए हैं, तो ये क्या हो जाएगा, स्टीरियो सेंटर या एसिमेट्रिकल कार्बन इसको बोला जाएगा, ठीक है ना। अब देखो, जो सिमेट्री और एसिमेट्री की अगर बात कही, तो दे आर ऑब्जर्व्ड इन मैनी वे डे टू डे ऑब्जेक्ट, जैसे स्फीयर हो गया, क्यूब हो गया, कोन हो गया, इसमें आपको सिमेट्री देखने को मिलती है, एसिमेट्री भी देखने को मिलती है ना। आ जाएंगे। हालांकि बहुत सारे ऑब्जेक्ट ऐसे भी होते हैं जो नॉन सुपर इम्पोजेबल होते हैं। यानी आप देख सकते हो अपने आपको आपके दोनों हैंड्स मिरर में सेम दिखेंगे, लेकिन जब आप एक को दूसरे के ऊपर सुपर इम्पोज करेंगे तो वो नहीं होगी। आपका एक थंब इधर आ जाएगा, दूसरा थंब इधर आ जाएगा, तो इनको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन सुपर इम्पोजेबल, है ना। या इसको हम लोग बोलेंगे चिरल, CHIRL, चिरल। और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं चिरैलिटी। इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है व्हाट इज चिरैलिटी। चिरैलिटी में क्या होता है कि आपके मिरर इमेज तो सेम होगी, लेकिन वो क्या हो जाएगा, वो नॉन सुपर इम्पोजेबल होंगे, ठीक है ना। जबकि ऐसे ऑब्जेक्ट जो सुपर इम्पोजेबल होते हैं अपने मिरर इमेजेस को, उनको हम लोग एचिरल बोलते हैं। समझ में आ गया, ठीक है ना। चलो, अब देखो,
ऐसे देखो, द स्टीरियो आइसोमर विच इज रिलेटेड टू ईच अदर एज नॉन सुपर, अब दो ऐसे स्टीरियो आइसोमर जो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड हैं और ये नॉन सुपर इम्पोजेबल हैं, उनको हम लोग इनएंशियोमर्स बोलते हैं। उन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, इनएंशियोमर्स बोलते हैं। इनएंशियोमर्स में क्या होता है, इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है, इनकी मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी, रिफ्रैक्टिविटी, ये सारी चीज़ें क्या होता है, आइडेंटिकल होंगी, सेम होगी। इनमें डिफरेंट क्या होता है, दे ओनली डिफर विद रिस्पेक्ट टू द रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। ठीक है ना, ठीक है, यस। अगर एक इनएंशियोमर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होगा तो अदर क्या हो जाएगा, लीवो रोटेटरी हो जाएगा। ठीक है ना, इनको साइंस के द्वारा प्लस या माइनस के थ्रू भी हम क्या कर सकते हैं, शो कर सकते हैं। नाउ मिक्सचर कंटेनिंग टू इनएंशियोमर, अब एक ऐसा मिक्सचर है जिसमें दो इनएंशियोमर्स हैं और ये इक्वल प्रोपोर्शन में है ना, तो क्या हो जाएगा, उनके पास जीरो ऑप्टिकल रोटेशन हो जाएगा। क्यों, क्योंकि एज अ रोटेशन जो होगा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल आउट कर देंगे, है ना। और ऐसे मिक्सचर को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसमिक मिक्सचर या रेसमिक मॉडिफिकेशन। जो रेसमिक मिक्सचर होता है उसमें क्या होता है, उसमें डी और एल दोनों होते हैं। रेसमिक मिक्सचर इज कॉल्ड रेसिमाइजेशन। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, क्या है होता है, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ एनेंशियोमर इनटू रेसमिक मिक्सचर इज नोन एट व्हाट, रेसिमाइजेशन। ठीक है। रिटेंशन, रिटेंशन में क्या होता है बच्चों, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन, इसमें क्या होता है, इसमें इंटीग्रिटी ऑफ स्पेशल एलिमेंट क्या होता है, वो प्रिजर्व होता है ना। इसमें आपका प्रिजर्वेशन होता है, इसमें जो स्पेशल अरेंजमेंट है आपका, जो बॉन्ड्स वगैरह हैं वो क्या हो जाएंगे, प्रिजर्व रहेंगे। ठीक है, बॉन्ड्स वगैरह का चेंज नहीं होता है केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो, बस एक्स और वाई का चेंज है लेकिन बॉन्ड का फॉर्मेशन सेम है, इसमें कोई आपको चेंजेस देखने को नहीं मिलते। ठीक है, अब यहाँ पे हम समझेंगे इन्वर्जन, रिटेंशन, रेसिमाइजेशन, इस यहाँ से समझ में आ जाएगा। देखिए यहाँ पे 3 आउटकम्स हैं एक रिएक्शन के। ठीक है, एसिमेट्रिक कार्बन के एटम का। अब देखो, कंसिडर रिप्लेसमेंट ऑफ ग्रुप एक्स और वाई इन द फॉलोइंग रिएक्शन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखो, अगर इसमें ए सिर्फ ए कंपाउंड बनता है, ए वाला, इफ ए इज द ओनली कंपाउंड ऑब्टेन, इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रिटेंशन ऑफ कॉन्फिगरेशन। क्यों, क्योंकि बॉन्ड का चेंज नहीं हुआ। देखो ये बीच वाला जो है, इससे ए, आप देखो राइट हैंड साइड ए वाला बन रहा है, इसमें बॉन्ड का जो चेंज है वो नहीं हुआ, यानी रिटेंशन हुआ, इसको हम लोग रिटेंशन बोलते हैं। ठीक है, सब कुछ ऐसा ही है, बस एक्स और वाई चेंज हुआ लेकिन बॉन्ड का अरेंजमेंट, स्पेशल अरेंजमेंट चेंज नहीं हुआ है, तो ये रिटेंशन है। अगर सिर्फ बी आपका बनता है तो इसको हम लोग इन्वर्जन बोलते हैं, इन्वर्जन बोले हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो गया, इन्वर्जन हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपका बॉन्ड वगैरह चेंज हो गया, स्पेशल अरेंजमेंट। और अगर बीच वाला बनेगा ए प्लस बी, है ना, इफ़ अ 50-50 मिक्सचर ऑफ द अबव टू इज ऑब्टेन, इस टाइप के प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, रेसिमाइजेशन बोलेंगे। और जो प्रोडक्ट होगा इट इज ऑप्टिकली क्या हो जाएगा, इनएक्टिव हो जाएगा। समझ में आ गया, तो ये बात हो गई आपकी। वो हम आते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन। देखो बच्चों, जब एक हेलो एल्केन बीटा हाइड्रोजन एटम उसमें होता है और जब हम उसको अल्कोहलिक सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड साइड के हीट करते हैं, तो वहाँ पे एक एलिमिनेशन होगा हाइड्रोजन एटम का बीटा कार्बन से, और एक हेलोजन एटम क्या हो जाएगा, अल्फा कार्बन एटम से एलिमिनेट होगा। इससे क्या होगा, एल्कीन का फॉर्मेशन होगा। तो एलिमिनेशन रिएक्शन में जो हेलो एल्केन का एलिमिनेशन होता है उसमें एल्कीन्स बनते हैं। ठीक है ना, और इसी को हम लोग बीटा एलिमिनेशन भी जनरली हम लोग क्या बोलते हैं, बोला जाता है। आप देख सकते हैं आप। ठीक है, आ गया समझ में। तो एलिमिनेशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। एलिमिनेशन में आप देख सकते हो, एलिमिनेशन वर्सेस सब्स्टिट्यूशन की बात अगर करें, है ना, तो SN1 SN2 एलिमिनेशन तीनों देखने को मिलती है, लेकिन ये डिपेंड किस पे करेगा कि आपका एल्काइल हैलाइड में SN1 होगा, SN2 होगा, या एलिमिनेशन रिएक्शन देखने को मिलेगी। ये कैसे पता चलेगा, ये डिपेंड करता है, इट डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ एल्काइल हैलाइड, उसकी स्ट्रेंथ एंड साइज ऑफ द बेस एंड न्यूक्लियोफाइल रिएक्शन। ठीक है, ये चीज़ आप हमेशा ध्यान रखिएगा। रिएक्शन विद मेटल्स की बात करें, ज़्यादातर जो ऑर्गेनिक क्लोराइड्स होते हैं, ब्रोमाइड और आयोडाइड होते हैं, दे रिएक्ट विद अ सर्टेन मेटल टू गिव द कंपाउंड कंटेनिंग द व्हाट, कार्बन मेटल कंपाउंड। और ऐसे कंपाउंड को हम लोग ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स भी बोला जाता है। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट क्लास है ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड्स को, जिसको विक्टर ग्रिगार्ड ने 1900 में क्या किया था, डिस्कवर किया था। ठीक है, वो है एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, और इसी को हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट भी क्या बोलते हैं। वो पूछा जा सकता है आपसे कि व्हाट इज ग्रिग्नार्ड रीजेंट, तो ध्यान रखना, एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड को हम लोग ग्रिग्नार्ड रीजेंट बोलते हैं, है ना। और इन रीजेंट्स को हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं हेलो एल्केन्स और मैग्नीशियम मेटल्स को ड्राई ईथर के प्रेजेंस में रिएक्शन करा कर। देख सकते हो CH3 CH2 Br
प्लस Mg इन द ड्राई ईथर, इट फॉर्म्स द व्हाट, CH3CH2 MgBr, और यही आपका ग्रिग्नार्ड रीजेंट। हैलाइड रिएक्ट करता है सोडियम के साथ ड्राई ईथर के प्रेजेंस में, तो ये हाइड्रोकार्बन्स बनाता है, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है, कार्बन का नंबर क्या होता है, डबल हो जाता है, ध्यान रखना यहाँ पे कार्बन का नंबर डबल हो जाएगा, 11th में आपने पढ़ा भी है, ठीक है। और यही आपका क्या कहलाता है, वुड्स रिएक्शन कहलाता है। अब रिएक्शन की बात करते हैं हेलोरेंस के। हेलोरेंस में बच्चों देखो क्या है कि यहाँ पे जो अराइल हैलाइड होते हैं ये हेलो एल्केन्स के मुकाबले लेस रिएक्टिव होते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ, है ना। इसके 3-4 कारण हैं। पहला है रेजोनेंस इफेक्ट। हेलोरेंस में क्या, यहाँ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जो हेलोरेंस में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है दे आर लेस रिएक्टिव, है ना। एंड वाई दे आर लेस रिएक्टिव, बिकॉज ऑफ द रेजोनेंस इफेक्ट। हेलोरेन में क्या होता है, जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है हेलोजन एटम पे, है ना, ये वो कंजुगेशन में होता है पाई इलेक्ट्रॉन के साथ, है ना। तो यहाँ पे आपको क्या फॉलोइंग रेजोनेटिक स्ट्रक्चर देखने को मिल जाएंगे, आप देख सकते हो। और यहाँ पे जो कार्बन क्लोरीन बॉन्ड है इट व्हाट, पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर रेजोनेंस की वजह से, जिससे क्या हो जाएगा, जो बॉन्ड क्लीवेज होगा हेलोरेंस में इट इज डिफिकल्ट देन व्हाट, हेलो एल्केन, एंड देयरफॉर दे आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड द न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। पूछा जा सकता है आपसे। दूसरा है इनका हाइब्रिडेशन। कार्बन एटम यानी CX बॉन्ड के हाइब्रिडेशन में डिफरेंस होने की वजह से भी ऐसा होता है ना। हेलो एल्केन में sp3 हाइब्रिड कार्बन होता है, जबकि हेलोरेन में sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है। और जो sp2 हाइब्रिड कार्बन होता है इसमें s कैरेक्टर ज़्यादा होगा, और जब s कैरेक्टर इसमें ज़्यादा होगा, है ना, वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और वो इलेक्ट्रॉन पेयर को क्या होगा, ज़्यादा टाइटली होल्ड अप करेगा, जिससे वहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होना मुश्किल होता है, ठीक है। दूसरा है इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनाइल कैटायन। अगर हेलोरेन की इसकी बात करें तो यहाँ जो फिनाइल कैटायन होता है, ठीक है ना, ये इसका जो फॉर्मेशन होता है वो सेल्फ आयोनाइजेशन के थ्रू होता है, और इसको हम लोग स्टेबलाइज नहीं कर इज लेस लाइकली फॉर द इलेक्ट्रॉन रिच न्यूक्लियोफाइल टू अप्रोच इलेक्ट्रॉन रिचर। ये बहुत मुश्किल होता है ना कि कोई आपका न्यूक्लियोफाइल ऐसा इलेक्ट्रॉन हो जो न्यूक्लियोफाइल रिच हो और वो इलेक्ट्रॉन रिच की तरफ क्या करे, अप्रोच कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं ये, इसीलिए हेलोएल्केन लेस रिएक्टिव होते हैं। यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप का आप देख सकते हो इजीली, यहाँ पे क्या हो सकता है, रिप्लेसमेंट हो सकता है। देख सकते हो यहाँ पे क्लोरीन है, ठीक है, क्लोरोबेंजीन है, और इसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फिनॉल में, ठीक है ना। क्लोरीन है, अगर NO2 की प्रेजेंस होगी ऑर्थो और मेटा पे, तो इससे क्या हो जाएगी, आपकी हेलोरेंस की रिएक्टिविटी बच्चों क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, आप देख सकते हो, है ना। ये देखो, तो इस तरीके से कुछ चीज़ें हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं और कर सकते हैं। चलो ये हो गया। अब आते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। जो बच्चे हेलो एरेंस होते हैं, है ना, इसमें यूजुअल इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन बेंजीन रिंग की, जैसे हेलोजिनेशन, नाइट्रेशन, सल्फोनेशन और फ्रीडल कार्फ रिएक्शन देखने को मिल जाती है। इसमें क्या होता है, जो हेलोजन एटम होता है बिसाइड बिंग स्लाइटली डीएक्टिवेटिंग इज व्हाट, ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होता है। देयरफॉर जो फर्दर सब्स्टिट्यूशन होता है इट अकर्स एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द हेलोजन एटम। तो जो ओपी डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस होता है हेलोजन एटम का, इट कैन बी अंडरस्टूड बाय द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डबल बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन इधर आएंगे, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, इस तरीके से आपको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है। और आपको पता है ड्यू टू दिस रेजोनेंस द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जाएगी वो इंक्रीज हो जाएगी ऑर्थो एंड पैरा पे मेटा के मुकाबले। इससे क्या होगा, फर्दर जो हेलोजन एटम होगा बिकॉज ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट, है ना, इट हैड द सम टेंडेंसी टू विड्रॉ द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द बेंजीन रिंग, और एज अ रिजल्ट द रिंग गेट समवॉट डीएक्टिवेटेड, और इस तरीके से आपको इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखने को मिल जाएगी। देखो ये हेलोजिनेशन है, ट्रेशन भी सेम है, ऐसे सल्फोनेशन भी है। फ्रीडल कार्ब रिएक्शन देख लीजिएगा, यहाँ पे आपको क्लोरोबेंजीन होता है, ये CH3Cl और एनहाइड्राइल LC3 में 1 क्लोरो 2 डाइमेथाइल माइनर बनता है। मेजर प्रोडक्ट जो बनता है उसको ध्यान रखिएगा, 1 क्लोरो 4 मिथाइल बेंजीन मेजर बनता है, ठीक है। ये रिएक्शंस होगा। फिर मेटल के साथ क्या रिएक्शन था, तो वोस्फेटिक में आपको पता है इसमें एल्काइल हैलाइड का होता है और हेराइल हाइड का मिक्सचर, है ना। ये क्या देता है आपको, एल्काइल एरीन्स देते हैं, जब इनको हम सोडियम और ड्राई ईथर के साथ क्या करते हैं, रिएक्शन कराते हैं, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिएक्शन वोस्फेटिक। फिटिक में क्या होता है, आपका एराइल हैलाइड होता है, इट गिव्स एनालॉगस कंपाउंड देता है, जब हम इसको सोडियम और ड्राई ईथर के साथ क्या करते हैं, ट्रीट करते हैं। इसमें 2 एराइल ग्रुप जो एक साथ ज्वाइंट हो जाते हैं उसको हम लोग फिटिक रिएक्शन भी बोलते हैं,
ठीक है। लास्ट कंपाउंड हमारे पॉलीहेलोजन कंपाउंड्स हो गए। इसमें क्या है आपका डाइक्लोरोमीथेन है ना। देखो पॉलीहेलोजन कंपाउंड किसमें क्या होता है, ऐसे कार्बन कंपाउंड जिसमें एक से ज़्यादा हेलोजन एटम होते हैं, इसको हम लोग पॉलीहेलोजन कंपाउंड बोलते हैं, है ना। और इसमें कुछ बहुत सारे मैनी ऑफ दिस कंपाउंड्स आर यूजफुल इन इंडस्ट्री एंड एग्रीकल्चर। तो इनके यूजेस आपको नहीं पढ़ना कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ होता है, बस आप इन कंपाउंड्स को जान लीजिए। डाइक्लोरोमीथेन है, मिथाइल क्लोराइड होता है ना, इसको हम लोग सॉल्वेंट यानी पेंट रिमूवर के रूप में यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्लोरोफॉर्म आपको पता है, ठीक है ना। इनको ये क्या होता है, इसको एल्कलॉइड्स के रूप में, आयोडीन के रूप में यूज़ किया जाता है, बहुत ज़्यादा इसका यूज़ होता है। तो यूजेस आपको नहीं देखना, ये आपका सिलेबस में है नहीं, ठीक है। ट्राइआयोडोमीथेन यानी आयोडोफॉर्म एंटीसेप्टिक के रूप में यूज़ होता है। फिर आपको कार्बन टेट्राक्लोराइड जो होता है ना, इसका भी बहुत से फार्मास्यूटिकल कंपनी मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ होता है ना। फ्रीऑन्स है ना, ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन होते हैं, आपको पता है ये, है ना। इनको फ्रीऑन्स बोला जाता है ऐसे कंपाउंड, मीथेन और इथेन के। नेक्स्ट है आपका वो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोथेन, DDT आपको पता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। लेकिन इसका क्या इंसेक्टिसाइड के रूप में यूज़ होता है, पॉल मुलर ने इसको बनाया था। और लेकिन इसका जो वो है क्या बोलते हैं यूजेस हैं, ये आपका सिलेबस में नहीं है। तो ऑल टुगेदर चैप्टर आपको ख़त्म हुआ, ठीक है। NCERT क्वेश्चंस आप कर लेंगे, ठीक है। एक बार लेक्चर्स को देख लीजिए अच्छे से, ईजी है, आप अच्छे से पढ़ेंगे समझ में आ जाएगा। और उनके NCERT क्वेश्चंस कर लीजिए। एंड 2 तारीख तक, ठीक है ना, मंडे को आप मुझे क्या करेंगे, इसके सारे NCERT क्वेश्चन सबमिट करेंगे, ठीक है। और ट्यूसडे हाँ, ट्यूसडे को इसका टेस्ट होगा इस चैप्टर का, ठीक है। तो बी रेडी फॉर दैट, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर।